हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग वेव का टॉपिक पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रिंग वेव्स। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका कुछ पार्ट उसी मीडियम में वापस आता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक मीडियम से वेव दूसरे मीडियम में चली गई। तो हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे आज वो स्ट्रिंग वेव का लेंगे, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे वो इक्वली वैलिड होंगे ट्रांसवर्स वेव्स के लिए, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल टच रहेगा इस टॉपिक में, तो बहुत इजीली समझ में आएगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रिंग वेव्स। तो सपोज हम लोगों ने मान लिया कि हम लोगों के पास कोई एक स्ट्रिंग है ये, और इस स्ट्रिंग से एक स्ट्रिंग हम लोग और जोड़ देते हैं। एक स्ट्रिंग सपोज हम लोगों ने ये जोड़ दी, ये, और जंक्शन वाले पॉइंट को बोल दिया x इज इक्वल टू 0, और ये जो डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव x डायरेक्शन है। तो इसके पहले हम लोगों को कुछ चीजें और सीखनी पड़ेंगी कि स्ट्रिंग में वेव की स्पीड क्या होती है। तो स्ट्रिंग में वेव की जो स्पीड आती है वो v इज इक्वल टू रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग में वेव ट्रैवल करती है तो उसकी जो स्पीड आएगी वो रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, जहां पर टी क्या होगा स्ट्रिंग का टेंशन, और म्यू क्या होगा उसका इनर्शिया, या बोल सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो एक वेव जब ये लेफ्ट साइड का रीजन है और ये राइट साइड का रीजन मान लेते हैं, तो हम लोगों ने एक बात और पढ़ी थी इलास्टिसिटी में कि इलास्टिक मीडियम में ही कोई डिस्टरबेंस ट्रैवल करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेव। तो रस्सी में इलास्टिसिटी तब प्रोड्यूस होती है जब उसमें टेंशन प्रोड्यूस करो। जैसे रस्सी को टाइट करेंगे तो उसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, और जब रस्सी टाइट होती है उसमें कोई भी जर्क हम लोग देते हैं तो वो जर्क उस रस्सी के मीडियम में ट्रैवल करता है, और उस जर्क के ट्रैवल करने की, उस डिस्टरबेंस के ट्रैवल करने की जो स्पीड आती है वो रूट ऑफ टी अपॉन म्यू आती है। तो जैसे हम लोगों ने बोल दिया कि लेफ्ट साइड का जो रीजन है वहां पर हम लोगों ने एक पल्स को प्रोड्यूस करी, और वो पल्स मान लेता हूं कि वो पल्स कुछ ऐसे प्रोड्यूस करी। तो इस वाली पल्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज इंसिडेंट पल्स, या वेव मान लेते कि दिस इज अवर इंसिडेंट वेव। ये वेव जब x इक्वल टू 0 पर पहुंचेगी तो मीडियम चेंज होगा, और मीडियम अगर चेंज होगा तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट अगले मीडियम में चला जाएगा। तो जब ये पल्स यहां से टकराएगी तो उसका कुछ पार्ट आगे जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिटेड पार्ट, और जो पीछे आएगा उससे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड पार्ट। तो हम लोगों ने इंसिडेंट को शो कर दिया। अब जब वेव रिफ्लेक्ट होगी तो जो हिस्सा आगे था वो पहले टकराएगा तो पहले रिफ्लेक्ट होगा, जो हिस्सा पीछे था वो बाद में टकराएगा तो बाद में रिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड पल्स आ रही होगी वो रिफ्लेक्टेड पल्स कुछ ऐसे आ रही होगी, और जो ट्रांसमिटेड पल्स थी तो इसमें ये आगे ट्रैवल करेगा, ये पीछे ट्रैवल करेगा। तो जो ट्रांसमिटेड पल्स आ रही होगी वो ट्रांसमिटेड पल्स कुछ ऐसे आ रही होगी। तो दिस इज अवर ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड वेव, और ये जो लौट करके पीछे आ रही है दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट वेव, ट्रांसमिटेड वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। अब लेफ्ट साइड की जो रस्सी थी उसका मास पर यूनिट लेंथ μ1 मान लेते हैं, और राइट साइड की रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ μ2 मान लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में जब कोई वेव ट्रैवल करेगी तो उसकी अपनी कुछ स्पीड होगी, इस स्पीड को मान लेते हैं v1, और जब दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड v2,
और हमें पता है कि वेव की जो स्पीड है वो रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, तो v1 को लिख सकते हैं रूट ऑफ टी अपॉन म्यू वन, और v2 को लिख सकते हैं रूट ऑफ टी अपॉन म्यू टू। ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं कि दोनों रस्सी अगर जुड़ी है तो दोनों साइड का टेंशन सेम रहेगा, क्योंकि रस्सी तो रेस्ट पर है। तो रस्सी अगर रेस्ट पर है, मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता और इधर का टेंशन T1 था, इधर का टेंशन T2, तो T1 फोर्स ऐसे लगेगा, T2 फोर्स ऐसे लगेगा। लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से T1 इक्वल टू T2, तो यही बात यहां भी एप्लीकेबल होगी। इस साइड का टेंशन T1 है, दूसरी साइड का टेंशन T2 है, तो T1 इक्वल टू T2। इसका मतलब पूरी रस्सी के हर एक पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम आ रही होगी, तो वो टेंशन हम लोगों ने मान लिया T। और तब लोगों ने लिखा है कि लेफ्ट का जो मीडियम था उसमें वेव की स्पीड है रूट ऑफ टी अपॉन म्यू वन, और जो राइट का मीडियम था उसमें वेव की स्पीड है रूट ऑफ टी अपॉन म्यू टू। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग यूज करेंगे कि जब लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग वेव ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन, तो जो वेव राइट साइड पर ट्रैवल करती, अगर कोई वेव राइट साइड पर ट्रैवल करती, रिकॉल कर देता हूं, सपोज कोई वेव का पल्स है और ये पल्स है, तो जो वेव राइट साइड पर ट्रैवल करती है उसका जो भी फंक्शन, सपोज मैंने मान लिया साइन फंक्शन है, तो उसका जो डिस्टरबेंस आता है वो डिस्टरबेंस वो कुछ इस टाइप का आएगा, साइन ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन वी। और यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उसको हम लोगों ने मान लिया सी मान लिया, और बाहर जो लिखा होता है वो एम्पलीट्यूड। फिलहाल हम लोग इन जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, केवल साइन वेव्स का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो वेव राइट साइड पर ट्रैवल कर रही होगी उसका ये वेरिएबल होगा, वो जो भी फंक्शन आएगा, साइन फंक्शन आए, कॉस फंक्शन आए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए, तो वहां पर ये चीज हर जगह कॉमन आ रही होगी। तो इन जनरल में लिख देता हूं कि जब मैं कोई वेव एज्यूम करूंगा तो उसका अपना कोई फंक्शन होगा, और उस फंक्शन में एक चीज जरूर आ रही होगी, टी माइनस एक्स अपॉन वी। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, यही वाला फंक्शन हो सकता है ये, या कोई और फंक्शन हो सकता है। सपोज मैं बोल देता है कि ए ई टू दी पावर 10 टी माइनस एक्स अपॉन वी, या इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो मैंने जनरल बोल दिया कि जो वेव राइट साइड पर ट्रैवल कर रही होगी वो एफ ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन वी, मतलब वो टी माइनस एक्स अपॉन वी का कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो जो वेव राइट साइड पर ट्रैवल करेगी उसका फंक्शन कुछ इस तरीके का आएगा, और जो वेव लेफ्ट साइड पर ट्रैवल करती है उसका फंक्शन कुछ इस तरीके से आता है कि वहां पर t प्लस एक्स अपॉन वी का फैक्टर डेफिनेटली आ रहा होगा, राइट। तो इतनी बात समझ में आती है, तो फिर हम लोग आगे चलते। तो एक इंसिडेंट वेव थी, जब वो जंक्शन पॉइंट पर पहुंची तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट अगले मीडियम में चला गया। तो जो पार्ट अगले मीडियम में गया वो कौन सा था? ट्रांसमिटेड पार्ट था। और जो उसी मीडियम में वापस आ गया वो क्या था? उसी को हम लोग बोलते हैं कि दैट इज रिफ्लेक्टेड पार्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैंने मान लिया, मुझे पता है कि जो लेफ्ट साइड का मीडियम है, जो भी लेफ्ट साइड का मीडियम है उसमें स्पीड है v1, और मैंने एक वेव ऐसे मानी थी इस तरीके से, तो इसको बोला था इंसिडेंट वेव। तो इंसिडेंट वेव जो भी फंक्शन होगा वो एक्स और टाइम का फंक्शन होगा। किसी पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदलता रहेगा, और डिफरेंट पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट्स आ रहे होंगे वो डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग आ रहे होंगे। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है वो एक्स और टी का फंक्शन है। तो मुझे पता है कि ये वेव राइट ट्रेवलिंग वेव है, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, एफ आई टी माइनस एक्स अपॉन वी। तुम्हें समझने का मानो तुम एक साथ अब इसके साथ एक काम करते चल सकते हो कि ये जो भी फंक्शन मैंने लिया है सिंप्लिसिटी के लिए तुम मान सकते हो कि एफ आई टी माइनस एक्स अपॉन वी इज सिंपली ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। जिसको ना समझ में आ रहा हो, अगर लगता है कि इन जनरल फंक्शन के साथ डील नहीं कर सकते, तो चूंकि वे पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स वो इस फंक्शन के साथ डील करते,
तो मान सकते हो ऐसा कोई फंक्शन लिखा हुआ है, बट मेरा जो डिस्कशन है वो इन जनरल डिस्कशन है, तो मैं तो इन जनरल बोल रहा हूं कि कोई एक फंक्शन होगा। तो जो इंसिडेंट वेव फंक्शन आ गया वो xt का फंक्शन है, और उसके अंदर जो फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा होगा वो t माइनस एक्स अपॉन वी का एग्जिस्ट कर रहा होगा। इज दैट ओके? इसमें एम्पलीट्यूड भी आ रहा होगा और कॉन्स्टेंट्स भी आ रहे होंगे। जैसे कांस्टेंट मैंने यहां पर ओमेगा ले लिया और एम्पलीट्यूड को ए और फंक्शन ले लिया साइन, तो ऐसे कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो इस पार्ट को फिलहाल हटा देते हैं और हम लोग इन जनरल डिस्कशन करते हैं। तो इंसिडेंट वेव फंक्शन xt का फंक्शन है, और उसके अंदर xt का जो फॉर्म आएगा वो t माइनस एक्स अपॉन वी आएगा। लेफ्ट मीडियम में कौन सी वेव एग्जिस्ट करेगी? अगर हम लोग बात करते हैं लेफ्ट मीडियम की, और एक और बात, लेफ्ट मीडियम में स्पीड को हम लोगों ने माना है v1, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं t माइनस एक्स अपॉन v1। जो वेव राइट मीडियम में चली गई, अब यहां पर कोई जंक्शन पॉइंट था x इज इक्वल टू 0, तो जो पल्स राइट मीडियम में ट्रेवल कर गई तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन। और ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन वो भी xt का फंक्शन होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड बदल चुका होगा, वेवलेंथ भी चेंज हो सकती है, तो मैंने इसको मान लिया कि दिस इज f ट्रांसमिटेड, और चूंकि राइट साइड पर ट्रैवल कर रही तो t माइनस एक्स अपॉन v। लेकिन अगले मीडियम में जो वेव की स्पीड थी वो v1 नहीं थी, वो स्पीड क्या थी? वो स्पीड थी v2। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं t माइनस एक्स अपॉन v2। इतनी बात क्लियर होगी? तो दिस इज अवर ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन, जिसको हम लोग लाइट बोला करेंगे रिफ्रैक्शन, अगले मीडियम में चला गया। एंड दिस इज अवर इंसिडेंट वेव फंक्शन। ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन t माइनस एक्स अपॉन v2 का पार्ट होगा, उस पर डिपेंड करेगा, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, और इंसिडेंट वेव फंक्शन जो आएगा वो t माइनस एक्स अपॉन v। लेकिन इसी बीच में कुछ और भी हुआ होगा। वो क्या हुआ होगा कि कुछ वेव रिफ्लेक्ट होकर के वापस भी आ गई होगी, तो मैंने मान लिया रिफ्लेक्टेड वेव कुछ ऐसे वापस आ गई होगी, ऐसे। अब जो हिस्सा आगे था वो पहले टकराएगा, पहले वापस आएगा, जो हिस्सा पीछे था वो बाद में टकराएगा, बाद में वापस आएगा। तो ये वाला पार्ट आगे ट्रेवल करेगा और ये वाला पार्ट पीछे ट्रेवल करेगा। तो ये कौन सी वेव थी? ये हम लोगों की रिफ्लेक्टेड वेव थी। तो रिफ्लेक्टेड वेव का हम लोग फंक्शन लिख देते हैं। ट्रांसमिटेड को t से लिखा, इंसिडेंट को i से लिखा, और रिफ्लेक्टेड को लिख देते हैं r से। तो ये भी तो xt का फंक्शन होगा। लेकिन जो वेव लेफ्ट साइड पर ट्रैवल करती है उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि वहां पर जो फैक्टर आता है वो t प्लस एक्स अपॉन वी का फैक्टर आता है। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ t प्लस एक्स अपॉन वी, और चूंकि लेफ्ट साइड थी तो v1, और फंक्शन चेंज भी हो सकता है इंसिडेंट से, तो ये चूंकि रिफ्लेक्टेड वेव थी तो इसको हम लोग लिख देते हैं fr। मैथमेटिक्स का ये पार्ट समझ में आ गया, कैसे हमको इंसिडेंट वेव फंक्शन लिखना है, कैसे ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन लिखना है, उसका क्या फॉर्म आ रहा होगा, और कैसे रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन लिखना है। अब मैंने तो एक पल्स दिखा दी यहां पर, बट वेव्स आर कॉन्टिन्यूअस, वेव कैन बी कॉन्टिन्यूअस। तो हो सकता है लगातार वेव ऐसे ट्रेवल कर रही हो, लगातार रिफ्लेक्ट हो रही हो, और लगातार ट्रांसमिट भी हो रही होगी। तो अगर मैं बोलता है लेफ्ट मीडियम में कौन कौन सी वेव एग्जिस्ट करेंगी, तो जो हम लोगों का लेफ्ट रीजन है, उस लेफ्ट रीजन में एक तो इंसिडेंट वेव होगी, वो तो वैसे भी लेफ्ट रीजन में थी, तो एक लेफ्ट रीजन में इंसिडेंट वेव है, और लेफ्ट रीजन में एक वेव और भी है, कौन सी? रिफ्लेक्टेड वेव। इसका मतलब रस्सी का x इक्वल टू 0 के लेफ्ट का जो हिस्सा है वहां पर दो डिस्टरबेंस एग्जिस्ट करते हैं। एक डिस्टरबेंस है इंसिडेंट वेव फंक्शन का, और दूसरा डिस्टरबेंस है रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन का। सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो सुपरपोजिशन का अगर कॉन्सेप्ट हमें पता है तो लेफ्ट साइड पर हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं कि वो भी x और t का फंक्शन आएगा, और उसमें एक तो इंसिडेंट वेव होगी और दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव होगी। इंसिडेंट वेव के किसी पॉइंट पर अपने डिस्टरबेंस होंगे, उस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड वेव के अपने अलग डिस्टरबेंस होंगे। तो जो टोटल डिस्टरबेंस आ रहा होगा वो टोटल डिस्टरबेंस उनके वेक्टर सम के इक्वल आ रहा होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल,
तो लेफ्ट साइड पर जो टोटल वेव फंक्शन आ गया वो इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड, और फिर मैं बोल सकता हूं कि राइट साइड पर कौन सा फंक्शन था, तो राइट साइड पर जो फंक्शन आ रहा होगा वहां पर केवल कौन सी वेव होगी, वहां पर केवल ट्रांसमिटेड वेव होगी, तो इसको मैंने लिख दिया साई टी। चाहो तो एक्स टी यहां पर भी लिख सकते हो। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि लेफ्ट साइड पर जो टोटल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट साइड पर जो टोटल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज इंसिडेंट वेव और प्लस रिफ्लेक्टेड वेव, और राइट साइड पर जो टोटल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो केवल कौन सा था, ट्रांसमिटेड वेव था। इंसिडेंट वेव को हम लोग कैसे लिखते थे, तो लेफ्ट साइड पर जो टोटल फंक्शन आ गया एक्स टी, इंसिडेंट का फंक्शन एफ आई मान लिया, राइट साइड पर ट्रेवल करती थी तो टी माइनस एक्स अपॉन वी मान लिया, और लेफ्ट साइड की स्पीड वेव की थी v1, तो ये हो गया टी माइनस एक्स अपॉन v1। रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड वाला फंक्शन कुछ भी हो सकता है, तो उसको मैंने एफ आर मान लिया। रिफ्लेक्टेड वेव पीछे ट्रेवल कर रही थी तो टी प्लस एक्स अपॉन वी, और चूंकि उसी मीडियम में वापस आ गई लेफ्ट मीडियम में, वहां पर स्पीड कितनी थी v1। इसका मतलब लेफ्ट साइड पर जो टोटल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जो टोटल डिस्टरबेंस आएगा, वो डिस्टरबेंस ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं राइट साइड की, तो राइट साइड पर जो टोटल डिस्टरबेंस आ रहा होगा वो भी एक्स टी का फंक्शन होगा, और उसको हम लोग लिख सकते हैं, जो फंक्शन ट्रांसमिटेड का होगा उसको मैंने एफ टी से लिख दिया। अब उसमें कुछ चीजें बदलेंगी, वेवलेंथ बदलेगी, एम्पलीट्यूड बदल सकता है, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे बोलता है कि 2 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी और 3 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, तो दोनों तो अलग अलग फंक्शंस आ गए, तो मैंने उसको अलग फंक्शन लिख दिया। अब राइट साइड पर ट्रैवल करने वाली वेव का फंक्शन होता है टी माइनस एक्स अपॉन वी, लेकिन दूसरे मीडियम की जो स्पीड है वो v2 है। हमें x इक्वल टू 0 के, लेफ्ट के और राइट के फंक्शंस मिल गए। इतनी बात क्लियर हो गई। इन जनरल अगर हम बोलता है कि रस्सी कैसी दिख रही है, ये पूरी रस्सी थी, यहां पर पॉइंट था x इक्वल टू 0, इसको जंक्शन पॉइंट बोल दिया, तो मान लेता हूं कि सारी वेव ने सुपर पोजिशन कर लिया और कुछ उनका अपना ऐसे रिजल्ट आ गया। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वेव्स कैसे। पर एक चीज मैं बोल सकता हूं, ये जो भी शेप स्ट्रिंग ने ली है वो कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं, रस्सी नहीं टूटी है तो फंक्शन भी नहीं टूटेगा। फंक्शन का मतलब जो बताता है किसी टाइम पर क्या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ये। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि शेप ऑफ स्ट्रिंग इज कॉन्टिन्यूअस, शेप ऑफ स्ट्रिंग इज कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रिंग का शेप कॉन्टिन्यूअस है और स्ट्रिंग का शेप अपना कोई टोटल फंक्शन होगा, तो दिस टोटल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। यहां पर एक बात और लिख देते हैं कि दिस इज एवरीवेयर। तो x इक्वल टू 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। अगर स्ट्रिंग का शेप सब जगह कॉन्टिन्यूअस है तो x इक्वल टू 0 पर भी तो कॉन्टिन्यूअस आएगा यहां पर, और x इक्वल टू 0 पर अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। लिमिट का मतलब होता है x अगर जैसे कॉन्टिन्यूअस था तो इसके में जरा सा पीछे जाता और जरा सा आगे जाता तो हमें दोनों वैल्यूज कैसी मिलती, लगभग सेम मिलती। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि अगर स्ट्रिंग हर जगह पर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रहे होंगे। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो यहां पर x की वैल्यू को, लेफ्ट हैंड फंक्शन ये था तो इस वाले फंक्शन में x की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे तो ये आएगा साई लेफ्ट हैंड एट x इक्वल टू 0 एट एनी टाइम t। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज एफ आई टी और प्लस एफ आर टी।
x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड फंक्शन एट x इक्वल टू 0 एट t, टाइम के साथ भी चीजें बदलती रहेंगी। तो यहां पर भी x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा f ऑफ t, दिस t फॉर ट्रांसमिटेड एंड दिस t फॉर टाइम। हमें पता है कि कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती, तो अगर कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती तो ये दोनों वैल्यूज, ये क्या था, दिस वाज एक्चुअली राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो चूंकि कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती तो फिर हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि f ऑफ t इंसिडेंट प्लस f ऑफ t रिफ्लेक्टेड, और ये वैल्यू इसके इक्वल आएगी, एंड दिस इज f ऑफ t ट्रांसमिटेड। तो हमें यहां से इंसिडेंट फंक्शन, रिफ्लेक्टेड फंक्शन, ट्रांसमिटेड फंक्शन के बीच में एक रिलेशन मिल गया। इंसिडेंट फंक्शन तो हमें दिया होगा ना, क्वेश्चन में गिवन होगा, और दो चीजें हमें नहीं पता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन एंड व्हाट इज ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन। तो अगर एक इक्वेशन, दो वेरिएबल्स है ना, दो चीजें हमें सॉल्व करनी है, तो एक इक्वेशन अगर हमें और मिल जाए तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बता सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड फंक्शन इंसिडेंट के फॉर्म में कितना आएगा और ट्रांसमिटेड फंक्शन इंसिडेंट के फॉर्म में कितना आ रहा होगा। तो एक बात हम लोग यहां पर और भी बोल सकते हैं, यूजुअली जब स्ट्रिंग में कोई पल्स प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे शेप्स हमें नहीं मिलते हैं, शार्प कॉर्नर्स। कभी भी रस्सी लेना, वहां पर पल्स प्रोड्यूस करना, तो वहां पर शार्प कॉर्नर्स हमें नहीं मिलेंगे। तो मैं बोल सकता हूं अगर शार्प कॉर्नर नहीं मिलेंगे तो स्ट्रिंग कुछ ऐसे ऐसे मिलेगी, इस तरीके की मिलेगी। इसका मतलब ये हर जगह डिफरेंशिएबल भी है। जैसे हम बोलता है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। लेकिन अगर हमारा शेप स्मूथ टाइप का होता कि रस्सी ने कुछ ऐसा ऐसा शेप ले लिया, तब तो मैं बोल सकता हूं कि ये रस्सी हर जगह पर डिफरेंशिएबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रस्सी में जब बहुत सारी पल्स या एक पल्स प्रोड्यूस करते हैं तो रस्सी का शेप किसी भी पॉइंट पर शार्प कॉर्नर नहीं ले सकता है। इसका मतलब रस्सी का जो भी शेप होगा वो एक स्मूथ शेप होगा, इसका मतलब वो फंक्शन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन आ रहा होगा। तो स्ट्रिंग इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, स्ट्रिंग इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। रस्सी का जो भी फंक्शन है वो हर जगह पर डिफरेंशिएबल होगा, तो फिर x इक्वल टू 0 पर भी डिफरेंशिएबल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पर इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो अगर सब जगह पर डिफरेंशिएबल है तो x इक्वल टू 0 पर भी डिफरेंशिएबल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो चूंकि शेप तो टाइम के साथ बदल रहा है ना, तो मुझे कोई पर्टिकुलर टाइम लेना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू 0, इन जनरल अगर मैं लिखता डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव अगर लिखता तो d साई l अपॉन dx। लेकिन ये काम हम लोग कर कहां पर रहे हैं, ये काम हम लोग कर रहे हैं x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट d साई r अपॉन dx एट x इक्वल टू 0, ये दोनों कैसी आनी चाहिए, सेम, क्योंकि रस्सी का फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो जो लेफ्ट साइड का फंक्शन था वो फंक्शन सामने लिखा हुआ है ये वाला, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, डेल लिखने का मतलब बहुत बार बता चुका हूं कि मैंने डेल साई अपॉन डेल एक्स लिखा है, इसका मतलब टाइम को कांस्टेंट माना है, मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें इसको x के रिस्पेक्ट में पहले तो डिफरेंशिएट करना है। तो अगर पहले इसको डिफरेंशिएट करना है तो कोई भी फंक्शन होगा उसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इस टाइप का, तो वेरिएबल तो x वाला था ना, टाइम को हमने फिक्स कर दिया, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर वाले पार्ट का। तो टाइम कांस्टेंट था उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो गया 1।
तो अंदर से डिफरेंशिएट करके हमको मिलेगा -1/v1। इसको डिफरेंशिएट किया, फिर ये अब जो भी फंक्शन होगा साइन कॉस टेन कॉट e टू द पावर x, उसका डेरिवेटिव हम लोग अलग लिख देते हैं। तो उसको हम लोग लिख देते हैं f प्राइम से। तो पहले कंपोजिट फंक्शंस थे तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर लिया और फिर बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर लिया। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, सपोज हमें डिफरेंशिएट करना था साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मान लेता हूं, इसी को डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख देंगे 2x और फिर साइन का डिफरेंशिएशन लिख देंगे cos, और जो फंक्शन था उसको वैसे लिख देंगे। तो पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में कीपिंग t कांस्टेंट, तो वो आ गया -1/v1, और फिर fi को डिफरेंशिएट किया तो वो आ गया fi प्राइम, और जो अंदर फंक्शन लिखा था वैसे ही लिखा रहेगा t-x/v1। जैसे यहां पर x स्क्वायर था तो यहां पर भी x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये जो डिफरेंशिएशन आ गया पहले पार्ट का, वो ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब उसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन है, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी +1/v1, और fr का डिफरेंशिएशन f'(r). तो ये तो आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड का जो फंक्शन हमें दिया गया था वो फंक्शन था ft-x/v2। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक तो -1/v2 आएगा। तो जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर आएगा -1/v2। जो राइट हैंड का फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया था वो ये दिया था, क्योंकि राइट ट्रैवलिंग वेव है तो -1/v2, और ft को डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल बी f'(t). तो f प्राइम एंड ट्रांसमिटेड। वैसे इनके अंदर जो फंक्शन पहले लिखे थे वो अभी भी लिखे होंगे। तो जो इंसिडेंट में ये वाला पार्ट था तो वो यहां पर आएगा t-x/v1। इसमें रिफ्लेक्टेड पार्ट में लिखा था t+x/v1, तो वो यहां पर आएगा। ट्रांसमिटेड में लिखा था t-x/v2। लेकिन हम लोग कहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं x = 0 पर। तो जब x = 0 पुट करेंगे तो बचेगा केवल t। तो इन सब जगह पर अगर x = 0 पुट कर देंगे तो ये बचेगा केवल t। ऐसा। अब हम लोगों का टारगेट क्या था कि इंसिडेंट फंक्शन के फॉर्म में रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड मिल गए थे। तो चूंकि दो अननोन थे तो एक इक्वेशन की और जरूरत थी। तो एक इक्वेशन की अगर जरूरत थी तो मिली तो, लेकिन वो इस फॉर्म में मिल गई आकर के। तो एक्चुअली ये टाइम का फंक्शन लिखा हुआ है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें fi, fr और ft निकालना है तो इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, और अब की बार इंटीग्रेट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते तो हम लोग फिर बोल सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो इंटीग्रेशन आएगा -1/v1, और f'(t) को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा ft(i). f'(r) को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो +1/v1, और ये आ जाएगा frt, और -1/v2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा f' को इंटीग्रेट करेंगे तो f आ जाएगा, ट्रांसमिटेड था तो t। तो हमारे पास एक रिजल्ट ये आ गया। अब इन्हीं दोनों रिजल्ट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड दोनों फंक्शन हमें इंसिडेंट के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो इन दोनों को हम लोग फिलहाल सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, v1 v2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो v1 v2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -v2 fit प्लस v2 frt, और v1 v2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -v1 f ट्रांसमिटेड। एक हमारे पास और फंक्शन था
जो इंसिडेंट, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड के साथ डील करता था वो ये लिखा हुआ है। तो वो फंक्शन था FIT प्लस FRT इज इक्वल टू, और आगे देखेंगे तो ये आएगा F ट्रांसमिटेड T। तो दिस इज F ट्रांसमिटेड T। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें FI के फॉर्म में FR निकालना है और FI के फॉर्म में F ट्रांसमिटेड भी निकालना है। तो सबको पता होगा कैसे सॉल्व करना होता है। सपोज पहले हम लोगों को क्या करना है कि इंसिडेंट के फॉर्म में ट्रांसमिटेड कैलकुलेट करना है। तो ये रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट हटा देना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को V2 से मल्टीप्लाई कर देते नीचे वाले। तो V2 FIT प्लस V2 FRT इज इक्वल टू V2 FT। इस वाली इक्वेशन को V2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये थर्ड इक्वेशन आ गई, तो थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें अगर इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2V2 F इंसिडेंट T। इसमें इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसमें इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा V2 प्लस V1 एंड F ट्रांसमिटेड T। तो यहां से हमें ट्रांसमिटेड फंक्शन मिल गया। F ट्रांसमिटेड T इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 और F इंसिडेंट T। तो ट्रांसमिटेड फंक्शन हमें ऐसे मिल गया। इसी तरीके से अगर इसकी वैल्यू पुट करके हम लोग रिफ्लेक्टेड फंक्शन कैलकुलेट करें, तो FRT अगर कैलकुलेट करते हैं तो FR इक्वल टू F ट्रांसमिटेड माइनस F इंसिडेंट। तो F ट्रांसमिटेड था 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू F इंसिडेंट माइनस F इंसिडेंट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 F इंसिडेंट and this is reflected। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड फंक्शंस आ गए, उनको मैं ऐसे लिख देता हूं। F ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 और F इंसिडेंट। और जो रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन आ गया F रिफ्लेक्टेड, वो आ गया V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 और F इंसिडेंट। इतनी बात क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो यहां से मैं एक चीज साफ साफ दिखाई देने लगी कि एम्पलीट्यूड पर तो फर्क पड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता कि जो इंसिडेंट वेव फंक्शन था वो इंसिडेंट वेव फंक्शन था A साइन ओमेगा एन टी माइनस एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन V1 कुछ ऐसा था। तो जो ट्रांसमिटेड फंक्शन आएगा उसमें ये टर्म मल्टीप्लाइड होगा 2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो एम्पलीट्यूड में तो चेंजेस आएंगे, और जो ट्रांसमिटेड फंक्शन होगा उस ट्रांसमिटेड फंक्शन में ये वाला फैक्टर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि वेव अगर अगले मीडियम में ट्रैवल कर रही तो वहां की स्पीड तो बदल चुकी होगी, और वहां की स्पीड अगर बदल चुकी होगी तो ये वाला फैक्टर भी चेंज हो सकता है। तो यहां पर हम लोग का एक करेक्शन तो आ गया एम्पलीट्यूड करेक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ये हमें समझ में आएगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट कैन बी द एग्जैक्ट फंक्शंस। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक रस्सी है, ये रस्सी है, यहां पर x इक्वल टू 0 था और ये अगला मीडियम था। इंसिडेंट वेव फंक्शन को मैंने मान लिया, जिसको मैं साई आई लिखता था, तो साई इंसिडेंट x कॉमा टी। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस
x अपॉन v। हम लोगों ने t में कैलकुलेट कर लिया था, x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया था। अब हमको पता है कि अगर x इक्वल टू 0 पर काम करते हैं तो जो हम लोगों का ट्रांसमिटेड फंक्शन आ रहा होगा, ट्रांसमिटेड फंक्शन जो भी फंक्शन आ रहा होगा xt, तो उसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाइड होगा और वो जो फैक्टर होगा वो 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा। ट्रांसमिटेड पल्स अगले मीडियम में, तो अगले मीडियम में जो स्पीड आ रही होगी वो v1 ना आकर के कितनी आएगी, v2 आएगी। इट मींस जो ट्रांसमिटेड फंक्शन आ गया वो ये आ गया। अब यहां पर क्या क्या चीजें बदली हमें ये समझना है कि चेंज क्या क्या हो रहा होगा। तो एक चीज तो समझ में आती कि ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, तो कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं। ये वाली जो वेलोसिटी v2 लिखी है ये कहीं ना कहीं वेवलेंथ से रिलेटेड है, क्योंकि ओमेगा को अगर हम लोग 2 पाई बाई कैपिटल टी लिखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी सम कांस्टेंट इनटू साइन ओमेगा टी, और माइनस एक्स ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई बाई टी, तो ये आ जाएगा 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तो स्पीड बदलेगी तो जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। अगर एक मीडियम से वेव दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उस केस में उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती, सोर्स पर। तो वेव को जिसने जनरेट किया होगा उस सोर्स पर डिपेंड करेगा कि उसकी क्या फ्रीक्वेंसी आएगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। अगर कोई पल्स, कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। अगली बात मैं करता एनर्जी की। तो एनर्जी के बारे में क्या बोलता, तो एनर्जी के बारे में बोलता है कि अगर एनर्जी का कुछ पार्ट पीछे चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो पक्का ट्रांसमिटेड पार्ट की जो एनर्जी होगी वो इंसिडेंट पार्ट की एनर्जी से कम आ रही होगी। एनर्जी के तो डिविजन्स हो रहे हैं ना, कि जंक्शन पर जो एनर्जी गिरी उसका एक हिस्सा पीछे लौट गया, रिफ्लेक्ट हो गया, एक आगे चला गया, ट्रांसमिट हो गया, तो पक्का एनर्जी का डिवीजन हो गया। एनर्जी का डिवीजन हो गया तो अगले मीडियम में जाने पर एनर्जी की वैल्यू तो डिक्रीज करेगी। तो एनर्जी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन चेंज इसलिए भी होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड बदला है, और फंक्शन चेंज इसलिए भी होगा क्योंकि स्पीड बदली है। तो अगर मैं बोलता है इंसिडेंट फंक्शन xt के फॉर्म में गिवन है और हमें डायरेक्टली ट्रांसमिटेड वेव का फंक्शन लिखना है, तो क्या चेंजेस हमें करने चाहिए थे। तो इंसिडेंट वेव फंक्शन मैंने लिखा था, कुछ मान लेता हूं साई आई एक्स टी, ऐसे लिखा था हमने इंसिडेंट वेव फंक्शन। इसी को हम लोगों ने लिख दिया था दिस इज एफ इंसिडेंट टी माइनस एक्स अपॉन v1। अब हमें ट्रांसमिटेड फंक्शन लिखना, तो हमको पता है कि ट्रांसमिटेड फंक्शन है क्या। तो जो हम लोगों का ट्रांसमिटेड फंक्शन आ गया था एफ ट्रांसमिटेड, उस ट्रांसमिटेड फंक्शन में जो मेन फैक्टर अंदर वाला था वो आ गया था इतना t माइनस एक्स अपॉन एम्पलीट्यूड करेक्शन। तो हमको पता कि 2v2 अपॉन v1 प्लस v2, लेकिन अंदर वाला करेक्शन हमें और करना। तो अगर मैं ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन को इंसिडेंट वेव फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो फिर कैसे लिख सकता हूं। तो इंसिडेंट में लिखा था x अपॉन v1, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, f ट्रांसमिटेड t माइनस x अपॉन v1। v1 से डिवाइड किया तो v1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और v2 पहले से लिखा था। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि इंसिडेंट वेव फंक्शन में जहां पर x लिखा था, अगर उसकी जगह v1 अपॉन v2x लिख दिया जाए तो बन जाएगा ट्रांसमिटेड फंक्शन।
अगर हम बोलता है कि इंसिडेंट वेव फंक्शन में जहां पर x लिखा था एफ टी माइनस एक्स अपॉन v1, तो इस x को हम लोग देते हैं v1 x अपॉन v2। इसका मतलब अगर x को रिप्लेस कर दिया जाए v1 x अपॉन v2 से, तो इंसिडेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रांसमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग कभी ट्रांसमिटेड फंक्शन लिखना हो तो हम सीधे लिख सकते हैं। कैसे? हम लोग लिख सकते हैं कि f ट्रांसमिटेड, ये जो भी फंक्शन आएगा वो आ जाएगा, पहले तो एम्पलीट्यूड करेक्शन करेंगे और वो आ जाएगा 2v2 अपॉन v1 प्लस v2। f इंसिडेंट, लेकिन इंसिडेंट में हमें कुछ चेंज करना है। क्या चेंज करना है? t माइनस x की जगह लिखना था क्या? v1 x अपॉन v2। तो हम लोग फिर इसको ऐसे लिख देते हैं कि इंसिडेंट फंक्शन था साई i, और जहां पर x लिखा था उसको लिख देना है v1 x अपॉन v2 कॉमा t। बस इतना चेंज करना कि अगर हमें ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन चाहिए तो ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन जो भी आ रहा होगा वो ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन f ट्रांसमिटेड x कॉमा t एंड दैट इज इक्वल टू 2v2 अपॉन v1 प्लस v2। इंसिडेंट फंक्शन में सिर्फ एक चेंज करना है, x की वैल्यू को पुट कर देना है v1 x अपॉन v2। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता है कि मुझे एक इंसिडेंट वेव दी गई, इंसिडेंट वेव थी 10 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस x अपॉन 5। यह इसको v1 मान लेते कि दिस इज x अपॉन v1। ऐसे ये जो भी फंक्शन था, इस फंक्शन को हम लोगों ने बोल दिया f ऑफ x, f x कॉमा t। तो ये तो इंसिडेंट वेव फंक्शन था ना, हमसे बोला गया कि ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन लिखो। तो ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन वो भी xt का फंक्शन होगा। तो पहले तो हमें एम्पलीट्यूड करेक्शन करना है, उसके लिए क्या करेंगे? 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू 10, एम्पलीट्यूड करेक्शन हो गया। अब इंसिडेंट वेव फंक्शन साइन ऑफ ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन v, तो जहां t लिखा था वैसे लिखा रहने दो। अब हमें x अपॉन v, x की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो x की वैल्यू को अगर रिप्लेस करना है तो वो रिप्लेस करना है v1 x अपॉन v2। तो v1 v1 कैंसिल, सिर्फ इतना काम करना था कि x की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है v1 x अपॉन v2 से और हमें मिल जाएगा ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन। आई थिंक थिंग्स आर क्लियर। ओके, ये डिस्कशन हो गया ट्रांसमिशन का कि हमें इंसिडेंट फंक्शन पता है, हम सीधे कैसे बता सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रांसमिटेड फंक्शन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टेड फंक्शन की। तो रिफ्लेक्टेड फंक्शन का पहले तो एम्पलीट्यूड करेक्शन करते। इंसिडेंट फंक्शन था साई आई एक्स कॉमा टी, ये हम लोगों का इंसिडेंट फंक्शन था और हम लोगों ने लिखा था एफ आई टी माइनस एक्स अपॉन v1। रिफ्लेक्टेड फंक्शन जो आ रहा था एफ रिफ्लेक्टेड एक्स कॉमा टी, तो एफ रिफ्लेक्टेड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ रिफ्लेक्टेड टी माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन v1, क्योंकि उसी मीडियम वापस आ गया। एम्पलीट्यूड करेक्शन हमें पता है कि इंसिडेंट वेव फंक्शन जो भी था एफ आई टी माइनस एक्स अपॉन v1। एम्पलीट्यूड करेक्शन में क्या आया था? v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस। तो ये हमको मिलता है क्या? रिफ्लेक्टेड फंक्शन। लेकिन रिफ्लेक्टेड फंक्शन में t माइनस एक्स अपॉन v1 नहीं था, किसमें था? उसमें था t प्लस एक्स अपॉन v1। तो इंसिडेंट फंक्शन में अगर x की वैल्यू को माइनस एक्स रख दिया जाए तो ये हो जाएगा प्लस। तुम लोगों को एक बात समझ में आ गई कि यहां पर प्लस करना था ना। तो इंसिडेंट फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू को माइनस एक्स पुट कर देते हैं तो ये अपने आप कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन आ रहा होगा
साई रिफ्लेक्टेड एक्स टी, पहले तो एम्पलीट्यूड करेक्शन करना, और वो एम्पलीट्यूड करेक्शन है V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1, और इंसिडेंट वेव फंक्शन में केवल x की वैल्यू को माइनस एक्स पुट कर दो और टाइम वैसे लिखा रहने दो, तो हमें रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन मिल गया। क्या करना है, एम्पलीट्यूड करेक्शन करना है, दूसरा x की वैल्यू को केवल माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि उसी मीडियम में वापस आ रहा है तो वेलोसिटी वही होगी। अब देख लेते हैं कि जो वेव रिफ्लेक्ट होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये मीडियम था, एक दूसरा मीडियम था, इंसिडेंट वेव ऐसे आई, रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे आ गए, तो मीडियम सेम था, तो पहले स्पीड v1 थी तो बाद में भी कितनी v1, मतलब स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता नहीं, पहले भी न्यू थी बाद में भी न्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता था, पहले भी ओमेगा बाद में ओमेगा, लैम्डा की वैल्यू हमें पता है दैट इज इक्वल टू v इंटू टी, इसका मतलब जो पहले लैम्डा था वही बाद में भी लैम्डा। जो वेव रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी मीडियम में आई, क्या क्या नहीं बदला, पहली बात तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, दूसरी बात स्पीड नहीं बदली, इसीलिए वेवलेंथ भी नहीं बदली, लेकिन एनर्जी चूंकि कम हो चुकी है तो एम्पलीट्यूड कम हो चुका होगा। तो जो वेव रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में वापस आएगी उसकी वेवलेंथ भी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी, लेकिन एम्पलीट्यूड कम हो चुका होगा, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू कम हो चुकी होगी, क्योंकि एनर्जी का कुछ पार्ट इस जंक्शन से अगले मीडियम में ट्रांसफर हो चुका होगा। इतनी बात क्लियर होगी। तो हम लोगों को भी डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड फंक्शन लिखने हो तो हम इंसिडेंट फंक्शन से लिख देते हैं, डायरेक्टली रट लो इसको कि मेरे पास एक इंसिडेंट वेव थी साई आई